नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। आज हम स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर जो हमारी सीरीज चल रही है, कुछ चीज़ें बेसिक हैं जो आपको जानना जरूरी है। मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ। सबसे पहले जो है हमने आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो है फ्री क्लासेस जो है चलाई हुई है एनटीपीसी, ठीक है। एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है आप सभी जानते हैं मई 2025 में जो है ये एग्ज़ाम होना संभावित बताया गया है, और आप भी जो है मई एग्ज़ाम को ही एग्जैक्ट मान के अपनी तैयारी कीजिएगा। 1 अप्रैल आने वाली है, कल परसों से 1 या 2 दिन के बाद, तो 1 महीना जो है आपके एग्ज़ाम के लिए रह जाएगा। उस हिसाब से जो है आप अपनी तैयारी को और तेज कर दीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ इस एग्ज़ाम के लिए क्या कुछ आपको करना चाहिए। सबसे पहले जो है आपको PYQ सीरीज जो है देखनी पड़ेगी। PYQ सीरीज से जो है आपको एग्ज़ाम क्वेश्चनों का जो है लेवल पता लग जाएगा, और उससे जो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उससे आपको अपनी तैयारी का भी पता लग जाएगा, कितनी आप जो है तैयारी कर चुके हैं और कितनी तैयारी जो है और करनी बाकी है। PYQ सीरीज के साथ साथ जो है आप एक और सीरीज देखेंगे जिसका नाम है स्टैटिक जीके, ठीक है। स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर। तो वर्तमान में ये 2 सीरीज जो है हमारी चली हुई है। PYQ सीरीज जो है रोज रात को 8 बजे आ जाती है, ठीक है। रोज रात को 8 बजे आ जाती है, और ये जो स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर वाला जो पोर्शन है ये हमारा सिर्फ संडे को आता है, ठीक है। संडे को शाम को 4 बजे आता है, ठीक है। संडे को शाम को 4 बजे जो है ये हमारी क्लास आ जाती है। तो ये दोनों क्लास जो है आपको देखना बेहद जरूरी है। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन लेवल का CBT 1 अगर आप पास करना चाहते हैं तो ये दोनों सीरीज जो है आपको देखनी जरूरी है। स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर के अंदर जो है हमने तीन टॉपिक करा दिए हैं। पहला हमने जो है ऑस्कर करवाया था, उसके बाद जो है हमने पद्म पुरस्कार करवाए थे, ठीक है, पद्मा अवार्ड्स करवाए थे। उसके बाद हमने जो है क्या करवाया था, उसके बाद हमने बायोस्फीयर रिजर्व करवाए हैं, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व करवाए हैं। और आज हम जो है टॉपिक करवाने वाले हैं सेंसस ऑफ इंडिया, ठीक है। सेंसस का जो टॉपिक है हम यहाँ पे करने वाले हैं सेंसस 2011 का। तो आज जो है चौथा टॉपिक्स है। इसी तरह जो है ये टॉपिक्स चलते रहेंगे। तो आप अपनी तैयारी को और बूस्टअप करना चाहते हैं या अपनी तैयारी को और अच्छा तरीके से जो है रिप्रेजेंट करना चाहते हैं एग्जाम के अंदर, तो आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। और इन सभी टॉपिक्स की जो PDF है वो बिल्कुल आपको फ्री में मिलेगी। और फ्री में आपको कहाँ मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जो है हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। साथ में हम जो है डेली करंट अफेयर की जो पिक्स होती हैं वो भी जो है टेलीग्राम पर ही शेयर करते रहते हैं। तो वहाँ से जो है आपका डेली का करंट अफेयर भी जो है होता चला जाएगा। तो इस हिसाब से जो है डेली आपको तैयारी करनी पड़ेगी, तभी जो है आप आरआरबी एनटीपीसी का CBT 1 क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि जो है वैकेंसी कम है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, किसी भी चीज़ को छोड़ नहीं सकते, ठीक है। इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट है, क्वेरी है या सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। आज हम जो टॉपिक्स करने वाले हैं वो टॉपिक करने वाले हैं सेंसस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की जनगणना 2011 की जो जनगणना है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सारा जितना भी जो सेंसस ऑफ इंडिया है, जितनी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जो जितना भी इंपॉर्टेंट डाटा रहने वाला है सेंसस ऑफ माफ कीजिएगा सेंसस ऑफ इंडिया का, ठीक है। तो वो सारा जो है हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। कोई भी डाटा जो है नहीं छोड़ा जाएगा। सारा डाटा देखो याद भी नहीं रखा जा सकता और याद भी नहीं रखना है, ठीक है ना। तो सारा डाटा आपको याद नहीं रखना है। जो जो इंपॉर्टेंट डाटा है वो मैं आपको बताता हुआ चलूंगा, और सिर्फ वही डाटा जो है आपको यहाँ पे याद करना है। बाकी अगर आपको कंप्लीट याद करना है 2011 का जनगणना का डाटा, तो मैं वो PDF जो है टेलीग्राम पर दे दूंगा। वहाँ से जो है ये PDF जो है आप डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। सारा डाटा जो है आपको याद नहीं करना है, मैं बताऊंगा कौन कौन सा डाटा जो है आपको याद करना है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले जो है 2011 की जनगणना के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है मैं बता देता हूं। जो है पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी, और है मायो के कार्यकाल में हुई थी, ठीक है। मायो के कार्यकाल में हुई थी। और नियमित जनगणना जो थी, जो पहली नियमित जनगणना थी, ये कब हुई थी? 1881 में हुई थी। रिपन के समय में जो है प्रथम नियमित जनगणना हुई थी, ठीक है। टोटल जनगणनाएं जो है, कुल जनगणनाएं जो है कितनी हो चुकी हैं? तो कुल जनगणनाएं जो है 15 जनगणनाएं हो चुकी हैं। और आज़ादी के बाद की बात करूं तो आज़ादी के बाद जो है कितनी जनगणना हो चुकी है? तो आज़ादी के बाद जो है 7वीं जनगणना हो चुकी है। 2011 वाली 7वीं जनगणना थी। ये हो गई है बेसिक सी जानकारी। अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट डाटा के ऊपर, ठीक है। जितनी जानकारी यहाँ पे लिख दी गई है बस वही आपको जो है याद करनी है। 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लेना। 2011 के जो जनगणना से टॉपिक क्वेश्चन आएगा आपका वो गलत आपका
नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे कुल व्यक्ति दिए गए हैं। सारी डिटेल जो मैं बताने वाला हूँ, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है 2011 के अकॉर्डिंग, तो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जो भारत की जनसंख्या है वो 121 करोड़ है। ठीक है, 121 करोड़ है, ये डाटा आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आप स्टार्टिंग की 3 डिजिट याद रखना 121, बाकी का पीछे का याद रखना आपको जरूरी नहीं है, बस स्टार्टिंग की याद रखना, क्योंकि जो एग्जामिनर होगा वो डायरेक्ट यही देगा 121। 4 ऑप्शन देगा, कैसे देगा आपको, पहला देगा 121, दूसरा देगा 119, तीसरा देगा 125 और चौथा देगा 131। पीछे का डाटा कुछ हो मैटर नहीं करता, बस आपको जो है आगे का याद रखना है। 121 करोड़ जो है डाटा जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है। तो ठीक है, भारत की जनगणना कितनी है 181 करोड़, माफ कीजिएगा 121 करोड़ हो जाएगी, जिसमें ग्रामीण जनसंख्या कितनी है तो 83 करोड़ जो है ये ग्रामीण जनसंख्या। ठीक है, 181 करोड़ में से 83 करोड़ ग्रामीण जनसंख्या है और 37 करोड़ जो है ये शहरी जनसंख्या है। ये भी चीज़ जो है आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। कुल जनसंख्या में से, जो भारत की कुल जनसंख्या में से ग्रामीण जनसंख्या कितनी है तो 83 करोड़ ग्रामीण जनसंख्या है और 37 करोड़ जो है ये शहरी जनसंख्या है। इसी तरह हम परसेंटेज में बात करें तो कुल 100% है और 100% में से ग्रामीण कितने प्रतिशत है, यानी कि जो है कुल जनसंख्या में से ग्रामीण में कितने प्रतिशत निवास करती है तो 68.9% जो है ग्रामीण परसेंटेज वाइज है और शहरी में कितने परसेंटेज है तो 31.1% जो है शहरी जनसंख्या है। तो ठीक है, ये परसेंटेज वाइज भी बता दिया और कुल भी बता दिया, ये दोनों जो है आप याद रखेंगे। जो मैं हाईलाइट करता डाटा चलूंगा ना वो जो है आपको याद करना होगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नीचे। यहाँ पे क्या कहा गया है, नीचे कहा गया है भाई, यहाँ पे पुरुष की जो है जनसंख्या दी गई है, तो पुरुष कितने में है 121 करोड़ में से पुरुष कितने हैं तो 62 करोड़ तो पुरुष है, यानी कि मेल है, और जो फीमेल है वो कितनी है 58 करोड़ जो है फीमेल है। ये दोनों डाटा जो है आप याद रखेंगे। 121 करोड़ में से जो है पुरुष हैं 62 करोड़ और महिलाएं कितनी हैं 58 करोड़ है जो है महिलाएं हैं। और इसी तरह जो है ग्रामीण का जो है परसेंटेज आप याद रखेंगे। इतना ग्रामीण और शहरी की जो टोटल जनसंख्या नहीं पूछेगा। परसेंटेज की बात करें तो कितना है, जो पुरुष कितने निवास करते हैं ग्रामीण के अंदर तो ये 68.6% जो है ग्रामीण जनसंख्या है और शहरी कितनी है 31.4%। ठीक है, ये पुरुष की है, ठीक है ना, याद रखेंगे। और महिला की बात करूँ तो 69.1% है महिलाएं ग्रामीण की और शहरों में कितनी है 30.9% है। ठीक है, ये डाटा भी आप याद रखेंगे। उसके बाद हम चलते हैं आगे। उसके बाद है डेकेडल ग्रोथ की यहाँ पे बात की गई है, यानी कि दशकीय वृद्धि दर की यहाँ पे बात की गई है। दशकीय वृद्धि दर यानी कि डेकेडल ग्रोथ क्या होता है, 10 साल के जो टाइम पीरियड होता है ना 10 साल का, उसको डेकेडल बोला जाता है। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। ये 2001 से 2011 का है, रेफरेंस यहाँ पे 2001 दिया गया है। ठीक है, 2001 से जो है रेफरेंस लिया गया है। ये बताया गया भाई ग्रोथ 10 साल में कितनी ग्रोथ हुई है, 2001 से लेके 2011 के बीच में 10 साल में कितनी ग्रोथ हुई है। तो टोटल ग्रोथ की बात करूँ तो भाई 18 करोड़ जो है जनसंख्या ये बढ़ी है। ठीक है, 10 साल में 18 करोड़ जनसंख्या बढ़ी है। ग्रामीण में 9 करोड़ जनसंख्या बढ़ी है और शहरों में जो है इतनी जनसंख्या बढ़ी है। उसके बाद परसेंटेज वाइज में देखें तो टोटल जनसंख्या कितने परसेंट बढ़ी है 10 सालों में 17.7% जो है जनसंख्या बढ़ी है। ये डाटा आप छोड़ देना, याद नहीं रखना ये डाटा। ठीक है, ये टोटल याद रखेंगे बस आप। 18 करोड़ जो जनसंख्या है 2001 से 2011 के बीच में कितनी जनसंख्या बढ़ी है, टोटल 18 करोड़ जनसंख्या बढ़ी है। और परसेंटेज में बात करूं तो 17.7% जो जनसंख्या है वो बढ़ी है। ग्रामीण में कितनी प्रतिशत जनसंख्या बढ़ी है तो 12.3% जनसंख्या बढ़ी है और शहरों में जो है 31.8% जो है जनसंख्या बढ़ी है। ठीक है ना, 10 सालों में। उसके बाद पुरुष की बात करें तो पुरुष में जो है कितनी जनसंख्या बढ़ी है, पुरुष के अंदर बात करें तो पुरुषों की जनसंख्या पिछले 10 साल में 17.1% बढ़ी है और ग्रामीण शहरों में ग्रामीण में कितनी बढ़ी है 12.1% बढ़ी है और जो शहरों में है वो 29.9% जनसंख्या बढ़ी है। ये पुरुषों की बात हो रही है। यहाँ पे पुरुषों की जनसंख्या टोटल कितनी बढ़ी है 17.1% बढ़ी है। ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी बढ़ी है पुरुषों की संख्या 12.1% बढ़ी है और शहरों में पुरुषों की जनसंख्या कितने प्रतिशत बढ़ी है पिछले 10 सालों में तो 29.9% बढ़ी है। ऐसे ही महिलाओं का देख लेते तो महिलाओं में कितनी जनसंख्या बढ़ी है तो टोटल 18.3% जो है जनसंख्या महिलाओं की बढ़ी है पिछले 10 सालों के अंदर। ग्रामीण में कितनी बढ़ी है 12.5% और शहरों में कितनी बढ़ी है 34.0% यानी कि 34% जो है जनसंख्या बढ़ी है। तो ओवरऑल में भी और ग्रामीण में भी टोटल जो है यहाँ पे देख लेना जो महिलाओं की जनसंख्या है वो ही बढ़ी है। यहाँ पे देख लेना महिला
महिलाओं की जनसंख्या जो है वो पुरुषों की अपेक्षा ग्रामीण में या फिर शहरी में या फिर टोटल में सभी जगह महिलाओं की जनसंख्या सर्वाधिक बड़ी है। उसके बाद लिंगानुपात की बात कर लेते हैं। तो लिंगानुपात क्या होता है भाई, 1000 पुरुषों के पीछे कितनी महिलाएं हैं ये जो है दर्शाता है। तो जो कितना है हमारा 2011 का जो लिंगानुपात है तो 943 हो जाएगा। ठीक है, ये डाटा आप याद रखेंगे, एग्जैक्ट डाटा याद रखेंगे, पूछा जाता है। ठीक है, तो टोटल हमारा जो लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार 943 है। ग्रामीण का जो लिंगानुपात है वो याद रखेंगे 949 है और शहरी का जो है 929 है। तो ग्रामीण का जो लिंगानुपात है वो शहरी की अपेक्षा ज़्यादा है। ठीक है ना, ये लिंगानुपात याद रखना। 1000 पुरुषों के पीछे महिलाएं होती है, कितनी महिलाएं हैं, यही हमारा लिंगानुपात होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारा लिंगानुपात जो है 943 कुल है और ग्रामीण लिंगानुपात 949 है और शहरी लिंगानुपात 929 है। चलते हैं आगे। उसके बाद हम चलते हैं आगे और ये देख लेते हैं 0 से 6 साल के जो आयु आएगा, यहाँ पे ये गलत लिख दिया, कोई बात नहीं, यहाँ पे आयु आएगा। ठीक है, तो ये 0 से 6 आयु समूह की जो जनसंख्या होती है ना, यानी कि चाइल्ड जनसंख्या की यहाँ पे बात हुई है। तो जो है चाइल्ड जनसंख्या यहाँ पे देख लेते हैं आप, कोई बात नहीं। तो ये जो चाइल्ड जनसंख्या है ना, ये देख लेना 16 करोड़ है भाई। बच्चे कितने हैं, 16 करोड़। कितने, 121 करोड़ जो भारत की कुल जनसंख्या है ना 2011 की जनगणना के अनुसार। कितनी जनसंख्या है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार, 121 करोड़ है, जिसमें से 16 करोड़ बच्चे हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है ना, 16 करोड़ बच्चे हैं, ये आप याद रखेंगे। ग्रामीण में कितने बच्चे हैं, तो ग्रामीण में 12 करोड़ बच्चे हैं और शहरों में जो है ये आप शहरों का भी डाटा यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे। 4 करोड़ बच्चे लगभग जो है इसके अंदर शहरों के अंदर है। उसके बाद आगे चलते हैं, पुरुषों का भी यहाँ पे डाटा देख लेते हैं। पुरुषों की बात करें तो यहाँ पे पुरुषों का भी डाटा जो है, ये सारा डाटा जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, जो मेन डाटा है वही मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद हम जो है शिशु लिंगानुपात देख लेते हैं। जो बच्चा शिशु लिंगानुपात जो वही होता है 1000 जो छोटा बच्चा है उसके ऊपर कितनी बच्चियाँ हैं। ठीक है, तो ये शिशु लिंगानुपात कितना है, कुल कितना है, 919 है। तो कुल लिंगानुपात जो है कितना हो जाएगा, ये 919 हो जाएगा। और ग्रामीण जो लिंगानुपात है वो कितना हो जाएगा, 923 हो जाएगा। और जो शहरी है लिंगानुपात तो ये कितना है, 905 है। तो यहाँ पे ग्रामीण जो लिंगानुपात है चाइल्ड में भी, ये चाइल्ड का जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो ज़्यादा हो जाएगा शहरी के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, ये सारा डाटा जो है आपको अच्छे से पढ़ लेना है, जो PDF है डाउनलोड करके पढ़ लेना। बाकी जो इंपॉर्टेंट डाटा है वो मैं आपको जो है हाईलाइट करता हुआ चल ही रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद चलते हैं साक्षर जनसंख्या। ठीक है ना, ये साक्षर जनसंख्या देख लेना। लिटरेट जो होती है लिटरेसी, तो इसको भी देख लेते हैं लिटरेसी। तो लिटरेसी क्या होती है भाई, 7 साल से जो भी ज़्यादा बड़ा होता है ना, जो 7 साल की उम्र होती है, 7 साल से बड़ा जो भी बच्चा या पुरुष जो भी होता है वो अगर पढ़ लिख या फिर लिख पढ़ सकता है ना तो उसको साक्षर माना जाता है। ये साक्षरता की डेफिनेशन होती है। तो कुल व्यक्ति यहाँ पे देख लेते हैं। आइए, जो साक्षरता दर यहाँ पे देख लेना, साक्षरता दर देख लेना, परसेंटेज देख लेना, नंबर यहाँ पे नहीं पूछा जाता। ठीक है ना, साक्षरता दर प्रतिशत में देखें तो 73% है भाई। भारत का जो साक्षरता दर है ना कितनी है, 73% है। कई जगह जो है आपको 74.02% दिखेगी। ठीक है ना, तो ये नहीं है भाई। फाइनल डाटा के अनुसार भारत की जो लिटरेसी रेट है ना वो 73.0% है, यानी कि साक्षरता दर भारत की कितनी है, 73% है। ग्रामीण में कितने साक्षर प्रतिशत है, तो 67.8% जो है ग्रामीण में निवास करते हैं। और शहरी जो साक्षरता है वो कितनी है, तो 84.1% शहरी साक्षरता है। तो शहरी की साक्षरता जो है ग्रामीण से यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, पुरुषों की साक्षरता की बात करूँ तो पुरुषों की साक्षरता यहाँ पे दी गई है, 80.9% पुरुषों की साक्षरता है। कुल की है यहाँ पे बात हुई है, कुल प्रतिशत कितना है पुरुषों का, तो 80% है। ग्रामीण कितना है, 77.2% है। और शहरी कितना है, 88.8% है। ऐसे ही हम महिलाओं का भी देख लेते हैं। महिला साक्षरता दर की बात करें तो टोटल कितनी है, 64.6% है। ग्रामीण में 57.9% है और जो शहरों में है 79.1% है। तो शहरों की जो लिटरेसी रेट है वो ग्रामीण एरियो से जो है ज़्यादा लिटरेसी है। ठीक है ना, ये चीज़ें भी जो है आप याद करते हुए चलेंगे। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, ये जो डाटा है आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। ठीक है, ये डाटा जो है आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। ठीक है ना, बाकी जो डाटा मैं हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ चाहे तो उसको छोड़ सकते हैं, इतना नहीं पूछा जाएगा डिटेल से, और इतना डाटा जो है नंबर्स आप याद भी नहीं रख सकते। ठीक है ना, उसके बाद चलते हैं हम आगे और आगे देख लेते हैं अनुसूचित जाति जनसंख्या को देख लेते हैं। ठीक है ना,
अनुसूचित जाति जनसंख्या का जो है कंप्लीट देख लेते हैं, मेल फीमेल और जो प्रतिशत है वो देख लेते हैं। तो भारत की कितनी टोटल जनसंख्या थी, 121 करोड़ थी, जिसमें से एससी है ना, एससी कैटेगरी यानी कि अनुसूचित जाति एससी कैटेगरी, इसकी जनसंख्या कितनी है टोटल, तो इसकी जनसंख्या 20 करोड़ है भाई, ठीक है ना। 121 करोड़ में से जो 20 करोड़ है वो एससी पॉपुलेशन है, 15 करोड़ जो है ये ग्रामीण में निवास करती है, ठीक है ना। जो 15 करोड़ एससी जनसंख्या है वो ग्रामीण में निवास करती है और मात्र 4 करोड़ जो जनसंख्या है वो शहरों में निवास करती है। इसी तरह पुरुषों की बात करें तो पुरुष की कितनी जनसंख्या है एससी की, 10 करोड़ पुरुषों की जनसंख्या है, ठीक है ना। जिसमें से ये इतनी जनसंख्या जो है आपकी ग्रामीणों में निवास करती है और ये इतनी जनसंख्या जो है आपको शहरों में निवास करती है। ये आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, ये कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है। प्रतिशत लेकिन आपको जरूर याद रखना है, कुल जनसंख्या का प्रतिशत यहाँ पे दिया गया है 16.6% जो है कुल पुरुषों का है, जो कि 18.5% पुरुष ग्रामीण गाँवों में रहते हैं और 12.5% जो पुरुष है शहरों में रहते हैं। ऐसे ही महिलाओं का यहाँ पे दिया गया है, महिलाओं की बात करूँ तो कुल जनसंख्या में जो है 16.7% जो है एससी है कुल महिलाओं का, जिसमें से 18% 4% जो महिलाएं हैं ये ग्रामीण इलाके में रहती हैं और 12.7% जो महिलाएं हैं ये शहरों में रहती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। कुल प्रतिशत यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे ये देख लेना, कुल प्रतिशत 16.6% एससी का कुल है, ठीक है ना, और 18.5% ग्रामीण में और 12.6% शहरी में। समझ गए होंगे ना, सारा डाटा अलग से लिखा गया है। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी समझने में। एक एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो भारत की कुल जनसंख्या है ना 121 करोड़, 121 करोड़ में से जो 20 करोड़ है ना वो जनसंख्या हो जाएगी एससी की। और प्रतिशत की बात करूँ तो कितने प्रतिशत हैं कुल जनसंख्या का, कितने प्रतिशत जो है एससी की कैटेगरी का है, तो 16.6% है। अब आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। ऐसे ही ये सारा डाटा, ऐसे ही यहाँ पे पुरुषों का प्रतिशत और कुल जनसंख्या दी गई है, और ऐसे ही यहाँ पे महिलाओं की जनसंख्या और महिलाओं का यहाँ पे प्रतिशत दिया गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। यहाँ पे एससी पॉपुलेशन की बात होगी। अब हम कर लेते हैं एसटी कैटेगरी की, यानी कि अनुसूचित जनजाति जनसंख्या, यानी कि शेड्यूल कास्ट की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो शेड्यूल कास्ट की जो टोटल जनसंख्या भारत की कितनी थी, 121 करोड़ थी। 121 करोड़ में से 10 करोड़ जो है एसटी पॉपुलेशन है, ठीक है ना, एसटी पॉपुलेशन है। एसटी पॉपुलेशन हो जाएगी 10 करोड़, और जिसमें से 9 करोड़ जो है ये ग्रामीण एरिया में रहती है और 1 करोड़ जो है ये शहरी इलाके में रहती है। और उसके बाद कुल जनसंख्या का प्रतिशत की बात करूं तो 8.6% जो है एसटी की कैटेगरी है, ठीक है। एसटी जो पॉपुलेशन है वो टोटल 8.6% है, जिसमें से 11.3% ग्रामीण इलाकों में निवास करती है और 2.8% जो जनसंख्या है वो शहरों में निवास करती है। इसी तरह हम पुरुषों की बात करें तो पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, 5 करोड़ जो है पुरुषों की जनसंख्या हो जाएगी। यहाँ पे ये जो डाटा है ये ग्रामीण और शहरी का दिया गया है। सारा डाटा याद नहीं रखना है, परसेंटेज आप जरूर याद रख सकते हैं। कुल जनसंख्या का परसेंटेज की बात करूँ तो यहाँ पे 8.4% कुल जनसंख्या में पुरुष हैं, मतलब 10 करोड़ में से जो पुरुषों का प्रतिशत है वो कितना है, 8.4% है। और ग्रामीण इलाकों में 11% जो है निवास करता है पुरुष, ओनली पुरुष की बात हो रही है, और 2.7% जो पुरुष है वो शहरों में निवास करते हैं शेड्यूल कास्ट के। इसी तरह महिलाओं का यहाँ पे डाटा दिया गया, बट आप प्रतिशत याद रखेंगे। टोटल प्रतिशत महिलाओं का कितना है, 8.8% जो है शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जनजाति की महिलाएं हैं। 11.5% जो है महिलाएं गाँवों में निवास करती हैं और 2.9% जो महिलाएं हैं वो शहरों में निवास करती हैं, ठीक है। ये डाटा जो मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये चीज़ जो है आपको याद रखनी होगी, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। ये एससी एसटी दोनों की जो है पॉपुलेशन मैंने यहाँ पे डिसाइड कर दी है। ये वन लाइनर जो है फैक्ट आ गए हैं, तो इनको भी जो है एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। स्टडी ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है ना, इसी नाम से जो है स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन नाम से जो है टेलीग्राम पर अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। और इसी नाम से स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन नाम से ही हमारा जो है इंस्टाग्राम पेज बना हुआ है, वहाँ पे भी जो है आप फॉलो कर लीजिएगा। डेली करंट अफेयर जो है वहाँ पर भी अपलोड किया जाता है, और इसी नाम से जो है हमारा फेसबुक पेज भी है। तो जहाँ पे भी आप सर्च करेंगे ना, जिस भी सोशल मीडिया पे या जहाँ पर भी सर्च करेंगे, सेम नाम से जो है आपको सर्च करना पड़ेगा, स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम आगे। यहाँ पे क्या कहा गया, भारत की जनगणना 2001 एवं 2011, सेंसस ऑफ इंडिया 2001 एंड, तो यहाँ पे 2011 का डाटा दिया गया है, यहाँ पे 2001 का डाटा दिया गया है। सारा डाटा आपको याद नहीं रखना है, आपको क्या याद रखना है,
सिर्फ 2011 का डाटा याद रखना है। आप चाहे तो एक बार 2001 वाला जो डाटा एक बार नज़र मार सकते हैं, बट यू डोंट वरी, 2001 का डाटा जो है आपसे नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपको 2011 वाला डाटा याद रखना है। तो भारत की जनसंख्या कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ भारत की जनसंख्या थी। दशकीय वृद्धि दर की बात करूं, यानी कि डिकेडल ग्रोथ परसेंटेज में 10 साल में, पिछले 10 सालों में जो है कितने प्रतिशत भारत की जनसंख्या बढ़ी है? तो 17.7% जो जनसंख्या भारत की 10 सालों में बढ़ी है। औसत वार्षिक घातांक वृद्धि दर ये छोड़ देना, ये ज़्यादा जरूरी नहीं है। उसके बाद भारत का जनघनत्व की बात करूँ तो कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर जो है कितने व्यक्ति रह रहे हैं? 382 व्यक्ति रह रहे हैं। भारत का लिंगानुपात की बात करूँ तो कितना है? 943 है। ऊपर हम देख चुके हैं, सारा डाटा जो है यही ऊपर वाला हम देख चुके हैं, बस यहाँ पे वन लाइनर जो है डाटा दिया गया है। तो भारत का लिंगानुपात कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार 943 है। शिशु लिंगानुपात की बात करूँ तो शिशु लिंगानुपात कितना है? 0 से 6 वर्ष के बीच का 919 है। ठीक है। भारत की साक्षरता दर साक्षरता दर कितनी है? तो 73% जो है भारत की साक्षरता दर है। यू डोंट वरी, 74% नहीं है, 73% भारत की साक्षरता दर है। उसके बाद भारत में ग्रामीण साक्षरता दर की बात करूँ तो कितनी है? 67.8% है। भारत में शहरी साक्षरता दर कितनी है? तो 84.1% है। भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो 80.99% है। भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 64.6% है। भारत में शहरी जनसंख्या परसेंटेज में कितना है? तो 31.2% है। भारत की ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? तो 68% है। इसी तरह हम आगे देख लेते हैं, जनसंख्या के आधार पर विभिन्न राज्यों की रैंक है, तो ये सेम ही है, तो ठीक है ना, सेम ही है। 2001 में भी सेम पोजीशन थी, उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर था जनसंख्या के आधार पर, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र था, तीसरे नंबर पर बिहार था और चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल था। 2011 में भी सेम ही पोजीशन है, पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है जनसंख्या के आधार पर, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पर बिहार है और चौथे नंबर पर वेस्ट बंगाल है। ठीक है, ये सारी जो है इंपॉर्टेंट चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली 2011 के रिलेटेड। इससे बाहर कोई भी चीज आपकी नहीं आएगी, फिर भी कुछ आएगा तो मैं जो है पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर शेयर करवा दूंगा। इतना डाटा जो है आपको याद रखना है, वनडे एग्जाम में इतने डाटा से जो है आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अभी फिर भी वन लाइनर फैक्ट बचे हुए हैं, इनको हम देख लेते हैं। ठीक है, वन लाइनर फैक्ट है, एक बार आप नज़र मार लीजिएगा, कई बार जो है पूछ लेता है वनडे एग्जाम्स में। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या कहा गया है? रोमन साम्राज्य में जनगणना के प्रमाण कैडेस्ट्रल सर्वे के रूप में पाया जाता है। कौटिल्य कृति अर्थशास्त्र में राज्य की आर्थिक गतिविधियों के आकलन हेतु जनगणना के आंकड़ों की उपयोगिता को बताया गया है। अबुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी में भी जनगणना का उल्लेख मिलता है। तो मोटा मोटा यहाँ पे बताया गया है जनगणना का उल्लेख जो है कहाँ कहाँ पे मिलता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। क्या कहा गया है? आधुनिक पद्धति एवं व्यवस्थित ढंग से सर्वप्रथम जनगणना 1749 में स्वीडन द्वारा जो है करवाया गया था। तो ये आधुनिक पद्धति है व्यवस्थित ढंग से जो सर्वप्रथम जनगणना है 1749 में स्वीडन के द्वारा करवाया गया था। ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मायो के कार्यकाल में हुई थी और 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनसंख्या का क्रमवार आकलन प्रारंभ हुआ, जो आज भी जारी है ना। समझ गया ना, सबसे ऊपर जब वीडियो स्टार्ट हुई थी मैंने बताया था पहली जनगणना 1872 में हुई थी और नियमित पहली जनगणना जो है वो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इस प्रकार 1872 में हुई जनगणना को शामिल करते हुए अब तक भारत में 15 जनगणनाएं हो चुकी हैं। ठीक है ना, 15 कुल जनगणना 15 हो चुकी है, जिसमें जो 1872 की जनगणना थी ना उसको भी इसके अंदर काउंट किया गया है। वर्ष 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना है, स्वतंत्र भारत की है 7वीं जनगणना है, 21वीं सदी की है 2वीं जनगणना है। ठीक है ना, तो याद रखना है कुल जनगणना कितनी हो चुकी है? कुल जनगणना जो है 15 जनगणना हो चुकी है। आज़ादी के बाद की बात करूँ तो कितनी जनगणना हो चुकी है? आज़ादी के बाद की बात करूँ तो 7 जनगणनाएं हो चुकी हैं। और 21वीं सदी की कौन सी जनगणना थी? तो ये दूसरी जनगणना थी 21वीं सदी की। फॉर एग्जांपल कैसे? पहली 2001 थी और जो है अभी 2011 हुई है, तो ये 2 जनगणनाएं हो चुकी है 21वीं सदी की। ठीक है, आगे चलते हैं। 15वीं जनगणना 2011 का नारा हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। तो 2011 की कौन सी जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी और इसका नारा क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य इसका नारा था। जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत जनगणना कराई जाती है। तो अधिनियम भी आपको याद रखना है, 1948 अधिनियम के तहत जो है जनगणना करवाई जाती है।
उसके बाद 1991 से 2000 के दशक में निरक्षरों की संख्या में सर्वाधिक कमी हुई थी। तो निरक्षर यानी जो अनपढ़ होते हैं ना, अनपढ़ की जो सर्वाधिक संख्या में कमी आई थी वो कब आई थी? 1991 से 2001 का जो डिकेडल था ना, 10 साल, इन 10 सालों में जो है निरक्षरों की संख्या में सर्वाधिक कमी आई थी। उसके बाद शिशु लिंगानुपात CSR क्या है? तो शिशु लिंगानुपात क्या होता है? यह जनसंख्या 0 से 6 आयु समूह में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में उसी आयु समूह में स्त्री की संख्या होती है, सभी जानते हैं आप सभी। उसके बाद चलते हैं आगे, साक्षरता दर 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वाली कुल जनसंख्या पर किया जाता है। भारतीय जनसंख्या अपने संक्रमण की तृतीय अवस्था 1951 से 81 के दशक में काल में जनसंख्या विस्फोट अर्थात अत्यधिक तेजी दर को जो है प्राप्त हुई थी। तो ये बताया गया भाई साक्षरता दर का जो डेफिनेशन है वो बताई गई है। 7 वर्ष से जो ज़्यादा पढ़ या फिर लिख सकता है उसको साक्षर माना जाता है। और ये जो साक्षरता दर 7 वर्ष से ज़्यादा की आयु को होता है ना, उसी आयु के वर्ग को जो है काउंट किया जाता है। यानी कि 0 से 6 साल की जितनी जनसंख्या होती है ना, उसको साक्षरता पॉपुलेशन में जो है काउंट नहीं किया जाता। और जो जनसंख्या विस्फोट था ना, जब अत्यधिक तेजी से जनसंख्या बढ़ी थी, तो किस टाइम पीरियड के दौरान जो है ये जनसंख्या सर्वाधिक बढ़ी थी? 1951 से 1981 के बीच में ये जनसंख्या बढ़ी थी। उसके बाद चलते हैं आगे, 15वीं जनगणना 2011 में 2001 से 2011 के मध्य दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है 17.7% है। ग्रामीण एवं नगरीय अलग अलग दशकीय वृद्धि दर समान अवधि में कितनी रही है? तो क्रमशः 12.3 और 31.3%। यानी कि जनसंख्या वृद्धि जो दशकीय वृद्धि दर था ना, वो ग्रामीण में 12.3% बढ़ा है और शहरों में जो है 31.8% जो है दशकीय वृद्धि दर बढ़ा है। और टोटल की बात करूँ तो कितना है? तो टोटल प्रतिशत जो है 17.7% जो है दशकीय वृद्धि दर रहा है। ग्रामीण का कितना है? 12.3% और शहरों का कितना रहा है? 31.8%। ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे। आगे क्या कहा है? जनगणना 2011 के अंतर्गत जनसंख्या प्रगणन की प्रश्नावली में कुल 29% थे। तो ये पूछा जाता है वनडे एग्जाम्स में, एक दो बार पूछ भी लिया गया। जनगणना 2011 के अंतर्गत जनसंख्या प्रागणन की प्रश्नावली में कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे? तो 29 प्रश्न पूछे गए थे। जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले 2 जिले क्रमशः अरुणाचल प्रदेश और पुदुचेरी के कुरुंगुमे और यमन है। तो ठीक है, ये डाटा भी आप याद रख लेना। उसके बाद आगे चलते हैं, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े यहाँ पे लिखा गया है ना, अंतिम आंकड़े के अनुसार देश में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले क्रमशः नागालैंड के लोंगलेग एवं किफरे है। तो ठीक है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार जो है देश में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर, यानी कि वो राज्य का जो जिला है जिसमें न्यूनतम वृद्धि दर हुई है, मतलब कम हुई है, तो ये नागालैंड के 2 जिले हैं, लांगलेंग और किफरे। यहाँ पे जनसंख्या जो है 0% है, ये देख लेना। माइनस यहाँ पे तो 58.3% है और यहाँ पे 0%। ठीक है। आगे की बात करें, वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 943 है, ऊपर देख चुके हैं। चीन में यह अनुपात 926 है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 1025 है, इंडोनेशिया में 988 है, ब्राजील में 1042 है, पाकिस्तान में 943 है, बांग्लादेश में 1167 है, रूस में 1055 है, जापान में 987 है, नाइजीरिया में 978 है। इतने डाटा आपको याद रखना नहीं है, ओनली जो है ये भारत का 943 आपको याद रखना है, बाकी बस जो है एक अनुमान के लिए आपको यहाँ पे दिखाया गया है। प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या का कुल प्रजनन TFR जो है 2.1 होनी चाहिए। टोटल फर्टिलिटी रेट इंग्लिश में इसको बोला जाता है। कितनी होनी चाहिए? 2.1 जो है होनी चाहिए। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात जो है न्यूनतम है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा जो है ना, हरियाणा राज्य जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है, ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में जो है लिंगानुपात हरियाणा का जो है न्यूनतम है। इसके बाद हम आगे बात करें, आगे क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है। तो ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य की सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश की। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग 2018 के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का 55% तामा शहरी क्षेत्रों में जो है निवास करता है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत के सिख समुदाय में लिंगानुपात सबसे कम है। तो लिंगानुपात सबसे कम कहाँ पर है? तो ये भारत के सिख समुदाय में। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बिहार राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 382 था। उसी तरह जो है भारत में बिहार राज्य में सर्वाधिक जो जनसंख्या का घनत्व है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 11 की अवधि में देश में जनसंख्या
वृद्धि का प्रतिशत 17.7% था, ऊपर देख चुके हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना है, 16.51% है, ठीक है। 2011 में बिहार राज्य में साक्षरता दर सबसे कम थी, ये भी आप याद रखना, किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है, तो बिहार राज्य में है। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात है और साक्षरता भी केरल राज्य की सर्वाधिक है। जनसंख्या के पिरामिड में सामान्यतः 14 वर्ष आयु समूह आश्रित आबादी के रूप में जो है जाना जाता है, ठीक है ना। आश्रित आबादी के रूप में जो है 14 वर्ष आयु समूह को जो है जाना जाता है। इसी तरह चलते हैं आगे। 2011 के जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप में स्त्री साक्षरता उच्चतम है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, आप सभी जानते हैं। ऊपर ये चीज़ें जो है हम देख भी चुके हैं। लास्ट पेज रह गया, इसको जल्दी से फिनिश करते हैं। वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या का 17.5% भारत में रहती है। तो विश्व की जनसंख्या का कुल कितने प्रतिशत जो है भारत में निवास करती है, 17.5% कुल विश्व का जो है जनसंख्या भारत में निवास करती है। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक शिशुलिंगानुपात वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जहां पर 972 है। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात 943 है, देख चुके हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, ये भी आप याद रखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। यू नो वेरी वेल, दिल्ली की तो जनसंख्या है काफ़ी बहुत ज़्यादा है, अभी तो और बढ़ती जा रही है, ठीक है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में साक्षरता 73% है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातीय संख्या वाला जिला सोनभद्र है, ठीक है। और आगे बात करें 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत हिमाचल प्रदेश में है। तो ये याद रखना भाई, 2011 की जनगणना के अनुसार जो ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है ना, ये प्रतिशत की बात हो रही है यहाँ पे, कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। आगे चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य नागालैंड है। डाल्टन ने कहा है कि अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है। तो ये किसने कथन कहा था, ये कथन याद रखना, डाल्टन ने कहा था। किसी तरीके से ही पूछा जा सकता है भाई, अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है। यह कथन किसने कहा था, तो डाल्टन ने जो है यह कथन कहा था। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे विरल जनघनत्व वाला जो राज्य है ये अरुणाचल प्रदेश है। विरल यानी कि सबसे कम जनघनत्व, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में जो है एक ही व्यक्ति यहाँ पर रहता है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता कितनी है, 51.5% है। टोटल कितनी है महिलाओं की, 64% है, ठीक है। 64 या फिर 65 है ना, ठीक है ना, देख लेना। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत एक लक्ष्य था कि वर्ष 2045 तक जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त कर ली जाएगी। अब यह लक्ष्य 2070 तक रखा गया है, ठीक है ना। तो ये राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कौन सी है, 2000 है, ठीक है। इसके अंतर्गत एक लक्ष्य रखा गया था कि भाई 2045 तक जो है जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त कर ली जाएगी, लेकिन जो है अब यह लक्ष्य आगे कर दिया गया है, 2070 जो है अब लक्ष्य रख दिया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सकल प्रजनता दर TFR कितनी है, 2.4 है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षर जैन है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष 919 है। समान जनसंख्या घनत्व दर्शाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, आइसोपाइकनिक कहा जाता है, पाइकनिक कहा जाता है, ठीक है। सेंसस ऑफ इंडिया जो है 2011 फाइनल डाटा था, ये अंतिम आंकड़े, और जो है 15वां ये सेंसस था। आज़ादी के बाद जो है 7वां सेंसस था। 21st सेंचुरी का जो है ये सेकंड सेंसस था, ठीक है। उसके के बाद ये लाइन आप याद रखेंगे, सेंसस जो है किसके अंदर है, 7 शेड्यूल के अंदर है और यूनियन लिस्ट के अंदर है, और 1948 का ये एक्ट है। तो ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारी जो है हमने यहाँ पे जनगणना से रिलेटेड जो है सारी इंपॉर्टेंट जानकारी हमने यहाँ पे ले ली है। आई होप आपको कोई भी इसके अंदर डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन पूछनी है या समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट है, क्वेरी है या फिर सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है।
और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि यूट्यूब क्या है कई बार जो है नोटिफिकेशन भेजने में देरी कर देता है या फिर भेज नहीं पाता। उस केस में आपको हमारा जो है टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जो है आप चैनल को टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। सारी इन्फॉर्मेशन, सारे अपडेट्स, सारी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो टेलीग्राम पर ही आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।